गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी जालोर। आज हम 12th एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 4 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के क्रॉस के अंदर इंक्लूड है। मेंडल ने जो क्रॉस बताए थे, 3 टाइप के क्रॉस बताए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस और उसके बाद में टेस्ट क्रॉस। उन तीनों क्रॉस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉस था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो सबसे पहले मेंडल ने बताया था। इसी क्रॉस के अंदर मैं आपको मेंडल की एक्सपेरिमेंट टेक्निक भी बताऊंगा कि मेंडल ने किस टाइप से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कराया। ठीक है, तो इसके अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, पहले तो मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक और उसके बाद में मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेंडल ने टोटल कितने क्रॉस के बारे में बताया था। तो देखिए, जब भी क्रॉस की बात आती है तो क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब आप 2 अलग अलग वैरायटी के प्लांट, जब आप 2 सेम स्पीसीज के अलग अलग वैरायटी के प्लांट लेते हो, जिसके अंदर 2 ऐसे प्लांट जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले, जो विपरीत लक्षण वाले, विपर्यासी लक्षण वाले, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो जो क्रॉस है वो एक प्रकार से जो है वो क्रॉस कहलाता है। उनके बीच में मैटिंग कराते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। ठीक है, ये समझो। जैसे देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि मेंडल ने अपना जो क्रॉस है, या मेंडल ने जो अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने पी प्लांट के अंदर किया था। कौन से प्लांट के अंदर किया था? पी प्लांट के अंदर। अब पी प्लांट के अंदर इन्होंने ये क्रॉस क्यों किया या एक्सपेरिमेंट क्यों किया? इसका भी एक रीजन था, क्योंकि जो पी प्लांट है, उस पी प्लांट के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पाए जाते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पाए जाते हैं। 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब होता है कि नेचर में टोटल पी प्लांट 14 टाइप के होते हैं, 14 टाइप के होते हैं, जिनके अंदर 7 ऐसे प्लांट है जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले और अदर 7 ऐसे प्लांट है जो रिसेसिव कैरेक्टर वाले। तो डोमिनेंट और रिसेसिव 2 टाइप के कैरेक्टर दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसलिए इनको हम लोग जो है एक प्रकार से जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले प्लांट कहते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि मेंडल ने इस प्लांट को जो है चूज किया था। अब सुनो, होता क्या है कि मेंडल ने नेचर के अंदर टोटल 3 टाइप के क्रॉस बताए, 3 टाइप्स के क्रॉस बताए थे मेंडल ने। 3 या 4 टाइप के भी कह सकते हैं। देखो, पहला जो क्रॉस बताया था वो बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा जो उन्होंने क्रॉस बताया था उसका नाम था डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। तीसरा इन्होंने क्रॉस बताया था बैक क्रॉस, बैक क्रॉस यानी पच्च संकरण। और इसी प्रकार एक और क्रॉस बताया था जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो टोटल कितने टाइप के क्रॉस मेंडल ने बताए थे? 4 टाइप के। अब इन चारों टाइप के क्रॉस का मतलब क्या है, तो सुनो। अभी बताया था कि पी प्लांट के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर पाए जाते हैं? 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पाए जाते हैं। ट्रेड्स का मतलब होता है कि जब एक कैरेक्टर की 2 वैरायटी होती है या 2 से ज्यादा वैरायटी होती है तो उसको ट्रेड्स कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने पास एक पी प्लांट है, तो हमने पी प्लांट का कोई भी एक लक्षण ले लिया, कोई भी एक कैरेक्टर ले लिया, जैसे मान लो ले लिया हाइट। ठीक है, तो ये पी प्लांट की जो हाइट है, ये पी प्लांट का एक कैरेक्टर हो गया, ये लक्षण हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम या तो कह सकते हैं कैरेक्टर, या इसको हिंदी में कहेंगे लक्षण। अब सवाल ये आता है कि पी प्लांट का जो हमने कैरेक्टर लिया हाइट, जिसको हम हाइट कहते हैं, वो कैरेक्टर की वैरायटी क्या है? वैरायटी का मतलब पी प्लांट टॉल है या पी प्लांट ड्वार्फ है, वो लंबा पादप है या बौना पादप। तो हाइट की 2 वैरायटी आ गई कि या तो प्लांट कैसा होगा, टॉल, या फिर प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ। अब ये जो आपको वैरायटी दिख रही है, इन वैरायटी को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रेड्स के नाम से जानते हैं। तो ट्रेड का मतलब होता है विभिन्नता, यानी किसी भी लक्षण में क्या वैरायटी है, क्या विविधता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रेड्स। अब मेंडल के अकॉर्डिंग पी प्लांट्स में 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, मतलब 7 विपर्यासी लक्षण है। ऐसे लक्षण जो टोटल 14 टाइप के, जिसमें 7 डोमिनेंट है और 7 उसके ही ऑपोजिट कैसे, रिसेसिव टाइप के।
तो वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, इसका रीजन हमें मिल गया था कि नेचर में टोटल 14 टाइप के पी प्लांट एग्जिस्ट करते हैं और इसी वजह से मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। अब ये चारों क्रॉस, ये जो 3 क्रॉस है, इन तीनों क्रॉस की अगर हम बात करें तो इन तीनों, ये जो टोटल 4 क्रॉस है, सॉरी, ये जो चारों क्रॉस की अगर हम बात करें तो चारों क्रॉस के अंदर अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग कैरेक्टर बताए गए हैं। इन चारों क्रॉस का अलग अलग तरीके से जो है महत्व है और इनके अंदर अलग अलग तरीके से इनको हम लोग जो है कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले बात की हुई है, फर्स्ट जो आपको क्रॉस दिख रहा है वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी प्लांट के किसी कैरेक्टर की स्टडी करते हो तो कैरेक्टर सिर्फ आप एक ही ले रहे हो। टोटल कितने कैरेक्टर है, 7 पेयर्स, यानी 14 कैरेक्टर है या 7 जोड़ी कैरेक्टर है जिनमें से आप सिर्फ एक टाइम में एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो। तो जब आप सिंगल कैरेक्टर की या एक कैरेक्टर की स्टडी करते हो, अपने इनहेरिटेंस की स्टडी करते हो, उसके इनहेरिटेंस, तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में डाई का मतलब होता है दो। जब आप किसी प्लांट के एक साथ दो कैरेक्टर लेकर के स्टडी कर रहे हो, एक साथ दो कैरेक्टर का मतलब जैसे आपने मेंडल के अकॉर्डिंग, जैसे आपने किसी प्लांट की हाइट का भी कैरेक्टर ले लिया और जिस समय आप प्लांट की हाइट का कैरेक्टर लेके उसके स्टडी कर रहे हो, साथ ही साथ आपने फूल का रंग भी ले लिया। इसी प्रकार जैसे सीड का शेप और सीड का कलर दोनों एक साथ कैरेक्टर ले लिए, तो वेन एवर यू विल स्टडी ऑफ बोथ टू कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, देन इट विल ऑलवेज कंसिडर्ड इन डायहाइब्रिड क्रॉस। तो ये हमेशा डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आएगा। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है कि देखो, जब हम किसी भी प्लांट को क्रॉस करवाते हैं तो स्टार्टिंग के जो प्लांट्स होते हैं उसको हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन, यानी पी जनरेशन, और उस प्लांट के क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसको कहते हैं हम F1 जनरेशन। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन अपने पास आई F1 जनरेशन, इसका क्रॉस, इसको फिर आगे F2 जनरेशन लानी है, यानी F1 जनरेशन से वापस कौन सी जनरेशन लानी है, F2। तो जब इस F1 जनरेशन से F2 जनरेशन लाते हैं और ऐसी कंडीशन में इस F2 जनरेशन को प्राप्त करने के लिए अगर इस F1 जनरेशन का क्रॉस हम बैक जा करके हम उसके पीछे वाली जनरेशन से ही करते हैं, पेरेंटल जनरेशन से करते हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का मतलब होता है कि आपको F2 जनरेशन प्राप्त करनी है और F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए F1 जनरेशन का जो क्रॉस है वो F1 जनरेशन के साथ नहीं करके आपने किसके साथ किया, P जनरेशन के साथ। यानी जब भी आप F1 जनरेशन का क्रॉस उसके ही कुछ पीछे वाली पीढ़ी यानी पेरेंटल जनरेशन P जनरेशन से करोगे, उसके बाद में आप F2 जनरेशन प्राप्त करोगे, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, बैक क्रॉस। फिर आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है कि जो भी पेरेंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनके सेक्स में बदलाव लाना, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स में, कैरेक्टर में बदलाव लाना। जैसे मान लो आपने पी प्लांट ले लिया, अब पी प्लांट में मान लो मेल और फीमेल दो प्लांट है, मेल टॉल है और फीमेल ड्वार्फ है। अब आप क्या करो, इस बार मेल को ड्वार्फ रखो और फीमेल को टॉल रखो। तो इस टाइप का क्रॉस जिसमें आपने सेक्स में चेंजेस किया है, सेक्स में बदलाव लाया है, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। उससे कोई बदलाव, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, खाली आपने सेक्स में बदलाव लिया है, बाकी कैरेक्टर तो वही है, तो जनरेशन जीनोटाइप फेनोटाइप में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ठीक है। अब सबसे पहले हम मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक पढ़ते हैं कि मेंडल ने इन क्रॉस को करने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट टेक्निक अपनाई। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक। मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक। मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक की अगर बात करें तो मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक हमें क्या कहती है कि मेंडल ने जो भी क्रॉस करवाया तो उसके अंदर टोटल उन्होंने 3 बातों का ध्यान रखा। टोटल कितनी बातों का ध्यान रखा, 3। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि उन्होंने प्लांट्स, जिन प्लांट का क्रॉस कराना उनका सिलेक्शन किया, उनकी प्योर वैरायटी का सिलेक्शन किया। यानी पहला पॉइंट आता है कि सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स और प्योर प्लांट की वैरायटी। ठीक है, या तो प्योर प्लांट या उसकी प्योर वैरायटी का सिलेक्शन किया, ये पहला पॉइंट आता है। अब उसके बाद में जैसे ही आपने प्लांट को सिलेक्ट कर लिया कि भाई हमारे पास इतने सारे पी प्लांट हैं, इनमें से कौन से पी प्लांट हैं जो जिनका हम क्रॉस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मटर के 50 पादप है और आप क्रॉस करवाना चाहते हो, तो आपने क्या किया, उन 50 में से उन प्लांट्स को हटा दिया जिनमें कोई रोग हो चुका है,
जिनमें कोई डिजीज है, जो वो ऐसी जमीन से जुड़े हुए जिसमें कोई न्यूट्रिशंस की कमी है, तो उन प्लांट्स को आपने अलग किया और सुपेरियर प्लांट को अलग कर दिया। यानी ऐसे प्लांट जिनका क्रॉस कराना है ऑलवेज शुड बी सुपेरियर, हमेशा बेटर होना चाहिए, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी बेटर होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट या प्योर वेराइटी। जैसे अपने प्लांट को सिलेक्ट किया, उसके बाद में फिर उसमें आपने क्या किया, क्रॉसिंग कराई, उसके अंदर क्रॉसिंग करवाई, उसमें क्रॉस कराया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कराया, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करवाया। अब हाइब्रिडाइजेशन जो कराते हैं तो इसके अंदर भी अलग अलग टेक्निक होती है कि किस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। आपने जो 2 प्लांट लिए हैं उसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो उन प्लांट्स के अंदर हम लोग जो है इमेस्कुलेशन करवाएंगे, उनमें डस्टिंग कराएंगे, उनमें टैगिंग कराएंगे, बैगिंग कराएंगे, अलग अलग तरीके की जो है आर्टिफिशियल डिवाइस होती है जिनका यूज़ करते हैं। अब जैसे ही मान लो उनमें हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, ठीक है, और F1 जनरेशन आ गई, तो फिर उसके बाद में थर्ड नंबर का जो कैरेक्टर आता है वो आता है सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ ब्रीडिंग। सेल्फ ब्रीडिंग का मतलब अब प्लांट जो है वो खुद ही ब्रीड करेंगे, ठीक है। जो भी F1 जनरेशन आ गई तो उसके अंदर उस F1 जनरेशन की सेल्फ ब्रीडिंग कराते हैं जिससे F2 जनरेशन प्राप्त होगी या F3 जनरेशन होगी। तो क्रॉसिंग जब भी कराएंगे तो ध्यान रखना कि F1 जनरेशन आएगी, ये मैन मेड प्रोसेस है। और जब सेल्फिंग की बात आती है तो इसका मतलब कौन सी जनरेशन प्राप्त हो रही है, F2 और F3 जनरेशन प्राप्त हो रही है और मोर ओवर इसके अलावा जो भी कैरेक्टर है वो प्राप्त होंगे। तो ये हमेशा नेचुरल होती है। तो अगर पूछे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट टेक्निक में क्रॉसिंग और सेल्फिंग में ऐसी कौन सी टेक्निक है जो एक प्रकार से नेचुरल है, तो वो हमेशा सेल्फिंग है। अब हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं और वो पहला पॉइंट है कि सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट वेराइटी। अब इस पूरे इन तीनों पॉइंट को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के पढ़ते हैं। यानी ये समझो कि मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ मेंडल के एक्सपेरिमेंट टेक्निक भी साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। दोनों ही चीज़ें साथ में चलेगी, अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी प्लांट के सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो कि वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास आउट होता है, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी इसकी डेफिनेशन हुई कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। कि जब हम एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, उसकी वंशागति का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब वो एक कैरेक्टर जो मेंडल ने लिया था वो कौन सा लिया था, वो लिया था पी प्लांट की हाइट। तो हमारे पास जो एक कैरेक्टर है वो है पी प्लांट की हाइट, ये है पी प्लांट की हाइट, ये एक कैरेक्टर है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। अब इस पी प्लांट की हाइट को लेने के लिए हमने सबसे पहला जो पॉइंट सेलेक्ट किया वो लिया था, जो पहला पॉइंट सेलेक्ट किया था वो कौन सा था, सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट। कि आपको प्योर प्लांट लेना है, यानी आपने ये तो सोच लिया कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराना है, आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए कैरेक्टर भी सेलेक्ट कर लिया कि हमें जो प्लांट लेना है वो पी प्लांट है और उस पी प्लांट में हमने हाइट का कैरेक्टर लेना है और उसके अंदर ही हमें F1 F2 जनरेशन निकालनी है। बट हमें उसके लिए पी प्लांट को लेना पड़ेगा। वी हैव मोर देन 100 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मोर देन 50 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें संख्या तो बहुत सारी है कि मोर देन 50 प्लांट्स ऑफ पी प्लांट्स अवेलेबल इन नेचर, जो भी उनके गार्डन में थे। लेकिन हमें ये देखना है कि उनमें से सुपेरियर प्लांट कौन से है। तो एनसीईआरटी की ही बात है कि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट इस डिटेल में बता रहे। पहला पॉइंट हम एक बार लिखते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट और वेराइटी। तो फर्स्ट जो प्लांट है वो हम फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो कह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट वेराइटी, ये पहला पॉइंट है। अब इस पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम सबसे पहले जो है वो प्योर प्लांट या उसकी वेराइटी को सिलेक्ट करते हैं। तो जब भी प्योर प्लांट या वेराइटी की सिलेक्शन की बात आती है तो देखो मेंडल ने क्या किया, मेंडल को पता था कि उनको पी प्लांट के ऊपर स्टडी करती है। तो उन्होंने सबसे पहले जो पी प्लांट है उसमें टोटल 34 प्लांट सेलेक्ट किए थे। कितने प्लांट सेलेक्ट किए थे, 34।
इनिशियली ही सेलेक्टेड 34 वैरायटी और 34 प्लांट्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि 34 में से कई ऐसे प्लांट हैं जो काम के नहीं है, जिसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने उनमें से टोटल 22 ऐसे प्लांट्स रखे जिनका उन्होंने सिलेक्शन किया अपने ब्रीडिंग के अंदर। उन्होंने ये समझो कि 34 में से 22 प्लांट्स को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट में। फिर इन्होंने कहा कि हमें 22 प्लांट को सेलेक्ट नहीं करना है, हमें टोटल ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करना है जिसमें एक तरफ डोमिनेंट कैरेक्टर है और एक तरफ रिसेसिव। फिर इन्होंने क्या किया, इन 22 प्लांट्स में से ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए जो आधे तो थे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले और आधे थे रिसेसिव कैरेक्टर वाले। डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब है कि अगर हमारे पास एक प्लांट की हाइट टॉल है तो सेम ऐसा का ऐसा एक प्लांट ऐसा भी था जिसकी प्लांट की हाइट कैसी थी, इसके रेफरेंस में जो है ड्वार्फ थी। इसका मतलब ये हमने टोटल कितने प्लांट लिए, 2 प्लांट लिए कि एक तरफ ऐसा प्लांट रखा जो जिसकी हाइट टॉल है, एक तरफ ऐसा प्लांट रखा जिसकी हाइट इसके ही रेस्पेक्ट में कैसी है, ड्वार्फ है। तो ये टोटल हमने 2 प्लांट लिए। हम ये भी कह सकते हैं कि 1 पेयर ऑफ ऐसा प्लांट है, 1 पेयर ऑफ प्लांट्स लिया जिसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। तो ऐसे 2 प्लांट लिए, ऐसे ऐसे मेंडल ने जो है 2 और प्लांट लिए, फिर 2 प्लांट लिए, ऐसे करते टोटल जो है वो 14 प्लांट ले लिए। कितने प्लांट ले लिए, 14। इसका मतलब इन 14 में से 7 ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर थे और 7 ऐसे प्लांट थे जिसमें कैरेक्टर कैसे थे, रिसेसिव। तो ये पहले लाइन या पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो है इंपॉर्टेंट, ये जो है अपने पास पहली हेडिंग का इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट टेक्निक अप्लाई की थी, उस एक्सपेरिमेंट टेक्निक में फर्स्ट जो पॉइंट बताया था वो बताया था कि सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, कि प्योर प्लांट का सिलेक्शन कैसे किया मेंडल ने। तो मेंडल ने सबसे पहले 34 प्लांट लिए, फिर 22 सेलेक्ट किए सुपेरियर है, उनमें से भी टोटल कितने सेलेक्ट किए, 14। 14 में से 7 तो थे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले और 7 कैसे थे, रिसेसिव कैरेक्टर वाले। ये पहला पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट कंप्लीट होने के बाद फिर बात आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि जो भी प्लांट मेंडल ने लिया है उस प्लांट के अंदर हमें क्रॉसिंग करानी है, उस प्लांट के अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन कराना है। ये कैसे कराएंगे, तो सुनो। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेंडल ने जो प्लांट लिया था वो कौन सा प्लांट था, पी प्लांट। ठीक है। अब इस पी प्लांट के अंदर इन्होंने जो कैरेक्टर लिया था वो उसकी हाइट थी। और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हाइट जो है वो तो एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में 2 वैरायटी है कि एक प्लांट तो हमारे पास कैसा है, टॉल, और एक हमारे पास प्लांट जो है वो कैसा है, ड्वार्फ है। यानी एक प्लांट हमारे पास जो है, एक कैरेक्टर की 2 वैरायटी अवेलेबल है। मतलब हमारे पास 2 ऐसे प्लांट है जिसमें एक के पास कैरेक्टर टॉल का है और एक के पास ट्रेट जो है वो ड्वार्फ का है। यानी हम कह सकते हैं एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। अब इसके अंदर हमें करानी है क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग कैसे कराएंगे, तो सुनो। जैसे ये हमारे पास टॉल प्लांट है और ये हमारे पास ड्वार्फ प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो हाइट है वो मान लो 3 फीट है और इसकी हाइट मान लो 2 फीट है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास 3 फीट की हाइट है। अब आपको पता है कि पी प्लांट जो होता है वो, यहाँ पर लिख रहा हूँ, पी प्लांट आपको पता है कि हमेशा कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। मतलब इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन। पी प्लांट के जो फूल होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, वो भी हमेशा कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल। इसका मतलब ये हुआ कि जब पी प्लांट के मटर के पादप के फूल अगर द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो फूल है उनके पास भी मेल और फीमेल दोनों है, और इसके पास जो फूल है उसके पास भी मेल और फीमेल दोनों है। मेल का मतलब स्टामेन पुंकेसर, फीमेल का मतलब पिस्टिल या स्त्री केसर। तो पी प्लांट के अंदर दोनों प्लांट के पास जो है फूल जो है वो बाइसेक्सुअल है। तो अब हम क्रॉसिंग करते हैं, तो क्रॉसिंग के अंदर अलग अलग स्टेप्स होता है। तो पहला जो स्टेप होता है उसको कहते हैं इमेस्कुलेशन। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको कहते हैं इमेस्कुलेशन। अब इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं विपुंसन। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप 2 प्लांट का क्रॉस करवाना चाहते हो तो दोनों प्लांट में से एक को तो आपको मेल बनाना है और एक को फीमेल बनाना है, ताकि हम इजीली जो है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पी प्लांट के फूल जो है वो बाइसेक्सुअल है एंड वी हैव टू मेक इट यूनिसेक्सुअल। हमें इनको यूनिसेक्सुअल बनाना है ताकि इजीली हम क्रॉस करा सकते हैं।
तो हमने क्या किया कि इन दोनों में से एक प्लांट के अंदर इमेस्कुलेशन कराया। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कि किसी प्लांट के फूल के अंदर से मेल पार्ट को हटा देना। तब हटा देना जब तक कि वो पॉलन ग्रेन बनाने में अनकेपेबल है, इनकेपेबल है। जब भी वो पॉलन ग्रेन बनाए, यानी पॉलन ग्रेन बनाने से पहले, परागकण बनाने से पहले ही उसको मैच्योरिटी से पहले ही हटा दो। तो इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ स्टामेन फ्रॉम देयर before their maturity, before their maturity। किसी भी प्लांट के स्टामेन को हटा देना, मेल सेक्स ऑर्गन को हटा देना उसकी मैच्योरिटी से पहले, इसी को हम क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन। तो अभी बताया कि हमारे पास एक प्लांट कैसा था, टॉल, एक प्लांट कैसा था, ड्वार्फ। ठीक है। अब जो टॉल प्लांट है इसके पास भी फूल कैसे है, द्विलिंगी है, और जो ड्वार्फ प्लांट है उसके पास भी फूल कैसे, मतलब इसके पास भी मेल और फीमेल दोनों है, और इसके पास भी मेल और फीमेल दोनों है। अब आपने क्या किया, दोनों में से एक प्लांट को पकड़ा और उसमें इमेस्कुलेशन कराया। मान लो आपने ड्वार्फ वाला प्लांट पकड़ा और उसके अंदर क्या करवा दिया, इमेस्कुलेशन। अब जैसे इमेस्कुलेशन कराया तो इसके मेल भाग को आपने रिमूव कर दिया। अब जैसे मेल भाग को रिमूव कर दिया, अब आपके पास जो ये प्लांट बचा, ये इसके पास कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल। ये जो भाग है ये प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो पी प्लांट जो ड्वार्फ है वो कैसा बन गया, फीमेल। अब ये फीमेल है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, मेल। हालांकि ये अभी बाइसेक्सुअल है, लेकिन इसके रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि ये मेल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ड्वार्फ प्लांट है अब वो फीमेल बन गया, अब उसके खुद के पास पॉलन ग्रेन नहीं है। दिस प्लांट विल रिसीव पॉलन ग्रेन फ्रॉम अदर प्लांट, सो इट इज कंसिडर्ड एज फीमेल। और इसके रेफरेंस में अब सामने वाला जो प्लांट है वो कैसा बन गया, वो बन गया मेल। ठीक है। तो ये पहला स्टेप था जिसको हम कहते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन के बाद में हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस का जो दूसरा स्टेप होता है उसको हम कहते हैं बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है थैलीकरण, हिंदी में कहते हैं थैलीकरण। जिस प्लांट के अंदर आपने इमेस्कुलेशन कराया है और इमेस्कुलेशन के बाद में आपने मेल भाग को हटा दिया है, तो अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि जो फीमेल पार्ट रह गया, उस फीमेल पार्ट के ऊपर किसी और प्लांट के पॉलन ग्रेन आ सकते हैं। आपको तो पता ही है कि एक फूल में परागण या पॉलिनेशन दो तरह का होता है। फूल में अगर उसी फूल के मेल पार्ट्स के पॉलन ग्रेन आते हैं तो उसको कहते हैं सेल पॉलिनेशन, और अगर किसी और फूल के पॉलन ग्रेन आते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब जिस फूल में सेल पॉलिनेशन हो रहा था उसी फूल के मेल पॉलन ग्रेन उसी फूल के फीमेल तक जा रहे थे और सेल पॉलिनेशन करा रहे थे, वो तो अब हो नहीं सकता क्योंकि हमने उसके मेल पार्ट्स को हटा दिया। ऐसी स्थिति में अब उस फूल के पास, ये जो आपको फूल दिख रहा है, इसके फीमेल के अंदर जो पिस्टिल है, इस पिस्टिल के पास किसी और फूल के परागकण आ नहीं जाए, ये फूल नहीं, और भी आसपास पी प्लांट्स है, उसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर अटैक नहीं कर दे। अगर अटैक करेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो फीमेल पार्ट जो प्रेजेंट है, जो रह गया है, इसके ऊपर हम एक थैली का आवरण कर कंप्लीट बनाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक थैलीकरण करते हैं, बैगिंग करते हैं, और एक बटर कप या कोई भी पॉलीथीन वगैरह इससे इन फूल को ढक देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। तो सेकंड स्टेप का मतलब होता है कि आपने जिस प्लांट के फूल के अंदर इमेस्कुलेशन कराया है उसके अंदर बचे हुए फीमेल पार्ट्स को बैग से कवर कर लो, इसी को हम क्या कहते हैं, बैगिंग। बैगिंग करने के बाद फिर हम थर्ड नंबर का जो स्टेप शुरू करते हैं वो करते हैं डस्टिंग। अब डस्टिंग का मतलब क्या होता है, डस्टिंग का मतलब है कि आपको कौन से प्लांट के पॉलन ग्रेन इमेस्कुलेटेड फूल के अंदर प्रवेश कराना है। इमेस्कुलेटेड फूल कौन सा है, ये वाला ड्वार्फ प्लांट। तो ये फीमेल है, अभी इसके ऊपर बैगिंग हो गई, यानी एक बैग कवर है, लेकिन आपकी इच्छा से आप इस फूल के अंदर इसके पिस्टिल भाग के ऊपर पॉलन ग्रेन को शेड करना चाहते हो, पॉलन ग्रेन को स्प्रेड करना चाहते हो, ब्रश की सहायता से उसको देना चाहते हो। तो आप अपनी इच्छा से जब इस फीमेल को पॉलन ग्रेन प्रदान करोगे, प्रोवाइड करोगे, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डस्टिंग। और आपकी इच्छा है कि आप इस टॉल प्लांट के जो मेल जो पार्ट है, जो मेल, इसके ही पॉलन ग्रेन आपकी इच्छा है कि आप किसको देना चाहते हो, फीमेल के। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, जो पास वाला टॉल प्लांट था उसके मेल के अंदर जो स्टामेन था और उसके जो पॉलन ग्रेन है उसको आपने ब्रश की सहायता से, उसको आपने ब्रश की सहायता से किसको दे दिया,
इसके फीमेल पार्ट्स को दे दिया, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डस्टिंग कहते हैं। तो डस्टिंग का मतलब होता है कि स्प्रेइंग ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ ब्रश, कि ब्रश की सहायता से आपने अपनी इच्छा वाले पोलन ग्रेन को किसको दे दिए, फीमेल को। इसको क्या कहते हैं, डस्टिंग। अब डस्टिंग के बाद हमें इस बात का डर रहता है कि जो पोलन ग्रेन फीमेल के पास आए हैं वो कहीं वापस उड़ नहीं जाए। तो उड़ने के लिए हम क्या करते हैं, 4 नंबर का स्टेप अप्लाई करते हैं जिसको कहते हैं रीबैगिंग। रीबैगिंग का मतलब जिस फूल में पहले बैगिंग थी, पहले उस फूल को जो बैग से ढका हुआ था उसको दोबारा ढक दो पोलन ग्रेन के आने के बाद, ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में जो भी फूल है जिसमें ये प्रोसेस हो चुके हैं, इमेस्कुलेशन हो गया, बैगिंग हो गया, डस्टिंग हो गया, रीबैगिंग, उस फूल में आप क्या करो, टैग लगा दो। टैग लगा लो ताकि हमें पता चले। देखो हमारे गार्डन में मान लो बहुत सारे फूल है, अगर हम टैग नहीं लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से फूल में एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। तो हमें एक टैग लगाना है। जैसे हम मार्केट में कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उस पर टैग लगा होता है कि उस कपड़े के क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर प्रेस करनी है कि नहीं करनी है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इस तरह से यहाँ पर भी टैग लगाना है कि इस फूल में हमने कब इमेस्कुलेशन कराया, कब बैगिंग कराई, ये कंडीशन सारी उसकी आइडेंटिटी पूरी लिखी जाती है। इसको कहते हैं टैगिंग। अब टैगिंग कराने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उससे F1 जनरेशन के सीड कलेक्शन करते हैं, सीड कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो सीड कलेक्शन करवाएंगे F1 जनरेशन का क्रॉसिंग के माध्यम से। तो ये स्टेप नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब इतने प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, सीड कलेक्ट कराते हैं। अब सीड कलेक्ट कैसे कराते हैं, तो देखो वापिस हम शुरू करते हैं। हमारे पास पी प्लांट 2 टाइप के, एक टॉल, एक ड्वार्फ। टॉल को हम क्या लिखते हैं हमेशा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ड्वार्फ को हम हमेशा क्या लिखते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये आपके पास जो दोनों जो है वो पेरेंट्स है, इसलिए इनको कहते हैं पी जनरेशन। क्या कहेंगे, पी जनरेशन। अब इनके अंदर क्या बनाएंगे, इनके अंदर होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। आपको पता ही है प्लांट हमेशा कैसा होता है, 2n। प्लांट हमेशा 2n होता है। जैसे मियोसिस होता है तो उनके अंदर n नंबर्स क्या बनते हैं, गैमिट्स, गैमिट बनते हैं। अब जो टॉल प्लांट है उसको हमने क्या माना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टॉल प्लांट को हमने क्या माना है, मेल। तो इसका मतलब टॉल प्लांट मेल है, तो ये अपने पोलन ग्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन जो है जिसके पास जीन कौन से होंगी, कैपिटल टी। जो ड्वार्फ प्लांट है ये इनके पास क्या बनेगी, एग सेल। इनके जो गैमिट है उनको क्या कहते हैं, एग सेल। और ये एग सेल क्या बनेंगे, इनकी जो गैमिट है वो किस टाइप के होंगे, स्मॉल यानी रिसेसिव टाइप के। ये हमारे पास कौन सी जनरेशन थी, पी जनरेशन। अब पी जनरेशन होगी, उसके बाद में इनका हमने क्या किया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराते ही हमारे पास कौन सी जनरेशन आई, F1। जो F1 जनरेशन आई उसके अंदर हमने ड्वार्फ प्लांट और टॉल प्लांट के पोलन ग्रेन एग सेल जो मिले, जाइगोट बने। जाइगोट के बाद में फिर वो प्लांट बना। प्लांट के बाद में उसके सीड आए। जब उसके सीड का हमने जीनोटाइप देखा तो पता चला कि उनके सीड के अंदर जीनोटाइप जो है वो इस टाइप से आया कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी आधे कैरेक्टर, आधा एलील तो है जो है टॉल प्लांट से आया और आधा एलील कहाँ से आया, ड्वार्फ प्लांट से। ये हमारे पास F1 जनरेशन थी। तो अब हमने जो सीड कलेक्शन किया है वो किसका किया है, F1 जनरेशन का किया, ठीक है। यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसको हम सेकंड नंबर के अंदर रखते हैं जिसका नाम है क्रॉसिंग। तो मैंने पहले ही बताया था कि क्रॉसिंग का मतलब होता है कि आप F1 जनरेशन प्राप्त करना चाहते हो, और F1 जनरेशन के बाद जब F1 जनरेशन का क्रॉस करके F2 और F3 जनरेशन प्राप्त करते हैं तो इसको कहते हैं सेल्फिंग। तो अब हम थर्ड नंबर का स्टेप शुरू करते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फिंग। तो ये हमारे पास तीसरे नंबर का स्टेप शुरू होता है और इस तीसरे नंबर के स्टेप को हम कहते हैं सेल्फिंग, ठीक है। तो थर्ड नंबर का जो स्टेप होता है इसको हम यहाँ रखते हैं और वो है सेल्फिंग। अब सेल्फिंग कैसे होगा, तो देखो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई है इस F1 जनरेशन की हमें क्या करनी है, सेल्फिंग। सेल्फिंग कब होगा, जब आप इस F1 जनरेशन का क्रॉस F1 जनरेशन के साथ ही करोगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग का मतलब होता है कि F1 जनरेशन का क्रॉस हमें किसके साथ करना है, F1 जनरेशन के साथ करना है। तो अब F1 जनरेशन हमारे पास कौन सी आई, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस हमें F1 जनरेशन के साथ करना है, मतलब वही वापिस कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इस बार हमारे पास कौन बन गए, पेरेंट्स। थोड़ी देर पहले ये F1 जनरेशन थी, पर अब हम इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन बना रहे हैं, सो इट इज टेम्पररी कंसीडर्ड एज पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। अब आपने इसके गैमेट बनाए, तो इसके अंदर गैमेट कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के बनेंगे, क्योंकि इसमें एलील डिफरेंट टाइप की हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अब जैसे गैमेट 2 टाइप के बने
तो नेक्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि जो प्लांट आए कैपिटल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद में स्मॉल टी। ये नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर आए उसको हमने क्या मान लिया, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास टोटल 4 टाइप के प्लांट आए। प्लांट 4 नहीं आए, प्लांट तो हजारों है, उनके जो टाइप्स है, वेराइटी है, वो 4 टाइप्स के हैं। तो हमने इन प्लांट्स के अंदर जो देखा ये कि F2 जनरेशन आई है, इसी को हम थर्ड नंबर के अंदर रखते हैं, जिसका नाम है सेल्फिंग या सेल्फ ब्रीडिंग। ठीक है, तो सेल्फ ब्रीडिंग कहते हैं। अब इस F2 जनरेशन में हमें दो चीज देखनी है, एक तो फिनोटाइप यानी प्लांट एक्सटर्नली कैसा दिख रहा है, और एक हमें दिखना है जीनोटाइप यानी प्लांट के अंदर डीएनए के अंदर जीन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, जीन का अरेंजमेंट कैसा है। फिनोटाइप का मतलब होता है प्लांट बाहर से कैसा दिख रहा है, तो बाहर से हमें पता चल रहा है कि इस प्लांट को हमने क्या माना था, टॉल। ये प्लांट भी कैसा था, टॉल। ये प्लांट भी कैसा था, टॉल। ये जो प्लांट हमें पास प्राप्त होता है ना, ये जो F1 जनरेशन, ये एक्चुअल में टॉल होता है। इस प्लांट में और इस प्लांट में कोई चेंज नहीं, ये दोनों प्लांट सेम है, दोनों के रंग रूप हाइट कैरेक्टर सब सेम है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो 3 प्लांट है, 1, 2 और 3, ये तीनों प्लांट हमें टॉल प्राप्त हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 4 में से 3 प्लांट तो टॉल है और एक प्लांट जो है वो लास्ट वाला वो द्वार पे। तो फिनोटाइप क्या रहा, 3:1। जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप का मतलब होता है कि जो 4 प्लांट प्राप्त हुए उसके अंदर टॉल 2 टाइप के प्राप्त होते हैं, एक होमोजाइगस कंडीशन है और एक हेटेरोजाइगस। तो आप खुद ही देख लो कि इन चारों में से ये जो पहला प्लांट है वो किससे मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है इस पेरेंटल से। लेकिन जो बाकी के 2 प्लांट है जिसको मैंने येलो लाइन से ड्रॉ किया है, ये किससे मैच कर रहे हैं, F1 जनरेशन से। है तो दोनों टॉल, और ये इसकी एलील होमोजाइगस है, आइडेंटिकल है, इसकी एलील आइडेंटिकल नहीं है। तो प्लांट दिखने में तो टॉल है, लेकिन एक होमोजाइगस है और 2 हेटेरोजाइगस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जीनोटाइप आएगा 1, 2, 1। 1 का मतलब होता है कि प्लांट जो एक प्लांट है वो कैसा है, टॉल। 2 का मतलब होता है कि 2 प्लांट है वो हेटेरोजाइगस टॉल है, हाइब्रिड टॉल। तो इस 1 का मतलब है कि एक प्लांट जो है वो कैसा होता है, द्वार पे। तो इस तरीके से मैंने आज आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल के एक्सपेरिमेंट टेक्निक के बारे में बताया। मेरी नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसके अंदर मैं आपको बढ़ाऊंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। धन्यवाद।